नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र की सीरीज को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले आपके 22 लेक्चर हो चुके थे इस सब्जेक्ट में। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र में आपका पार्ट है समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी फॉर बीए फर्स्ट ईयर। क्लियर है ना? तो इस सेशन को मैं इसमें पहले 22 लेक्चर हो चुके थे और उसके आगे फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब संभवतः यदि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहा तो ये सब्जेक्ट में कंप्लीट करने के बाद ही इसको बंद करूंगा। क्लियर है? तो जो अभी तक जितनी क्लासेस हुई है उसके आगे मैं इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और जो हमारा टॉपिक है वो है जाति, वर्ग एवं शक्ति वाला। क्लियर है ना? तो आगे मैं सिलेबस में आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कहां पर अभी हम हैं बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेक्चर नंबर 23 होने जा रहा है। क्लियर है? 23 होने जा रहा है। इसके अलावा जो नए छात्र हैं उनको भी बता दूं कि ऑलमोस्ट बीए के सभी सब्जेक्ट इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो आप मेरे पीछे पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपको आसानी से इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर ही प्रज्ञान हिंदी के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। यदि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल इस प्रज्ञान हिंदी पर आकर के आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए, ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी। और अब तक के सिलेबस की यदि बात करूं तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड अब तक पूरी तरह कंप्लीट हम कर चुके थे। ठीक है ना? और थर्ड यूनिट अभी दरअसल हमारी चल रही थी। और थर्ड यूनिट में जो है विवाह वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैरिज वाला कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट हो चुका था। तो आज से जो है हम एक नई सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे जाति, वर्ग एवं शक्ति पर। क्लियर है? तो आज का टॉपिक में जाति, वर्ग और शक्ति, कास्ट, क्लास एंड पावर पर चर्चा होने जा रही है। लेकिन इसको भी दोस्तों इसमें कुछ पार्ट में लेकर के आया हूं। तो कास्ट में मतलब जाति को लेकर के फर्स्ट पार्ट में, दैट मींस कि आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और अगले पार्ट में वर्ग और शक्ति दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये यूनिट 4-5 तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस से संबंधित, इसको टॉपिक से संबंधित, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको आसान पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक को, जिसमें हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं जाति से संबंधित। ठीक है ना? और जाति से बेसिक देखिए समाजशास्त्र हमारा एक ऐसा विषय होता है जिसकी धारणा या कहीं जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से होती है। क्यों होती है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। सीधी सी बात है, जन्म से लेकर के मरण तक उसका पूरा जीवन एक समाज के अंदर ही व्यतीत होता है। इसलिए एक समाज की एक बेसिक धारणा हमारे अंदर होती है। लेकिन एक या कंफ्यूजन, एज ए स्टूडेंट कंफ्यूजन ये बन जाती है कि इसे एग्जाम में हमें लिखना क्या है, किस प्रकार से इसको लिखना है, किस क्रम में लिखना है। तो उसी क्रम को समझने के लिए उसको जो है बेहतर तरीके से समझकर उसको आंसर राइटिंग कैसे करना है, इसके लिए ही जो है ये सेशन एक अरेंजमेंट के साथ में लाए जाते हैं। तो इसी में आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि पढ़ना क्या क्या है ना? तो ये जाति वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे कि इस जाति वाले टॉपिक से संबंधित कोई सा भी प्रश्न जो है आपसे एग्जामिनर पूछ ले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हर प्रश्न का जवाब दे पाए। इस कॉन्सेप्ट में क्या क्रम होना चाहिए? तो उस क्रम में 5 पॉइंट है जिनके आधार पर हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे जाति का मतलब होता क्या है। क्लियर है? उसके बाद में जाति की परिभाषा देख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे जाति की व्यवस्था, माफ कीजिएगा, विशेषता क्या है, जाति प्रथा जो है उसकी विशेषता क्या क्या है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे जाति प्रथा का महत्व क्या है। और आखिर में देखेंगे इसकी आलोचना करेंगे, मतलब जाति प्रथा से क्या क्या हमें हानियां हो रही है वो चर्चा करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूर थोड़ी ना कि महत्व या विशेषता ही पूछे। भाई आपसे उसकी आलोचना भी तो करने को कह सकता है ना। तो आलोचना दैट मीन्स की हानि के अंतर्गत हम आलोचना समझ लेंगे। ठीक है ना? तो ये 5 कॉन्सेप्टों पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। तो लेते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट। ठीक है? पहले पॉइंट में हम बात करेंगे जाति के अर्थ की। तो आइए बढ़ते हैं और चलते हैं स्लाइड पर। जाति प्रथा या जाति, तो जाति प्रथा को समझने से पहले हमें जाति को समझना होगा कि दरअसल ये जाति है क्या। अब जाति का अर्थ भी दोस्तों एक तो बेसिक अर्थ होता है और एक शाब्दिक अर्थ होता है ना? तो शाब्दिक अर्थ को जरा पहले हम समझ ले, बाकी बेसिक अर्थ पर तो हम पूरे सेशन में ही डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल जाति जो शब्द है, जाति शब्द जो है, इसे हम इंग्लिश में कास्ट भी कह देते हैं, है ना? इंग्लिश में हम इसको कास्ट भी कहते हैं।
तो जो जाति शब्द है ये अंग्रेजी के कास्ट से बना है। किससे बना दोस्तों? कास्ट से बना है। अच्छा ठीक है, तो ये अंग्रेजी का कास्ट शब्द कहां से आया? तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो इसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्ट से शब्द से हुई है। समझिएगा, यहां पर पुर्तगाली भाषा का क्या था? कास्ट, इसको कैस्ट कहा जा सकता था, है ना। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, स्पेलिंग सेम थी, स्पेलिंग सेम है। तो पुर्तगाली भाषा में कास्ट शब्द है, और उस पुर्तगाली भाषा में जो कास्ट शब्द है ना, उसका मतलब होता है प्रजातीय तत्व या नस्ल। क्या मतलब होता है? प्रजातीय तत्व या नस्ल, ठीक है ना। और इसी पुर्तगाली भाषा या पुर्तगाली भाषा के शब्द से ही अंग्रेजी का कास्ट बना है, और उसी अंग्रेजी के कास्ट का हिंदी रूपांतरण हम जाति को कह सकते हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है, क्या जिस जाति व्यवस्था की हम यहां बात करते हैं भारत में, क्या उस जाति शब्द की उत्पत्ति भी क्या इस पुर्तगाली भाषा के शब्द से ही हुई है, या फिर हमारे जो है भारतीय भाषा में भी इसका कोई स्थान है? तो एग्जैक्टली है दोस्तों, एग्जैक्टली है। जब हम हिंदी में जाति की बात करें, जब हम हिंदी शब्द जाति की बात करते हैं, एक तो देख समझिएगा, यहां पर अंग्रेजी का जो कास्ट वर्ड है उसका हिंदी अनुवाद है जाति, ठीक है। लेकिन जब हम हिंदी के जाति शब्द की बात करते हैं तो इस जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो संस्कृत भाषा की जन धातु से हुई है। किससे? जन धातु से हुई है। ध्यान रखना, संस्कृत भाषा के किससे? संस्कृत की जो जन धातु है उससे जाति शब्द का निर्माण हुआ है। अच्छा, संस्कृत का जो जन धातु है इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। दोनों ही अर्थों को आपको याद रखना है। अंग्रेजी का कास्ट, पुर्तगाली भाषा का कास्ट, क्लियर है। तो पुर्तगाली भाषा के कास्ट से अंग्रेजी शब्द का निर्माण, इसका हिंदी रूपांतरण देखा जाए तो जाति। लेकिन जब हिंदी में हिंदी शब्द जाति की बात करते हैं तो उसका निर्माण संस्कृत भाषा के जन धातु से हुआ है, जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना या उत्पन्न होना। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, जाति शब्द की जो उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इसका पता लगने का या इसके यूज का, तो जाति शब्द जो है ना, इसकी उत्पत्ति का पता जो है 1665 में श्री ग्रेसिया डी ओरेटा, ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान है, इन्होंने लगाया था। मतलब ये समझिए कि इस शब्द की उत्पत्ति जहां से भी इन्होंने निकाली है, अंग्रेजी शब्द से कास्ट से निकाली है या पुर्तगाली भाषा के कास्ट से निकाली है। किसने पहली बार निकाली? तो ओरेटा महोदय ने निकाली। अच्छा ठीक है, ये निकाल लिया, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया श्री अब्बे डुब्बाए ने। श्री अब्बे डुब्बाए ने, कहां के? फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का जाति के संदर्भ में, प्रजाति के संदर्भ में इस जाति शब्द का प्रयोग किया। एक ग्रुप, एक समूह, उस समूह को लेकर के ही इन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया था। तो ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे, ग्रेसिया डी ओरेटा और श्री अब्बे डुब्बाए। इज इट क्लियर? तो बस अर्थ के अंतर्गत सिर्फ आपको यही देखना है, सबसे मेन इसकी उत्पत्ति कहां से, इस शब्द की उत्पत्ति कहां कहां से हुई है? अंग्रेजी, पुर्तगाली भाषा के शब्द से और संस्कृत भाषा से। सबसे पहले इसका पता किसने लगाया? 1665 में ओरेटा महोदय ने। सबसे पहले यूज किसने किया? श्री अब्बे महोदय ने। किसके संदर्भ में? तो एक समूह के संदर्भ में, प्रजाति के संदर्भ में। क्लियर? चलिए अब जरा कुछ परिभाषाओं को देख ले, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाए। परिभाषाओं में देखिए, पहला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है, क्लियर है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, जाति का अर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट पर। जी हाँ, इसके सेकंड पॉइंट पर, जिसमें हम देखेंगे जाति की परिभाषा। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे, जाति की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम दो परिभाषाएं देखने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे श्री मजूमदार एवं मदान के अनुसार। मजूमदार महोदय ने बहुत ही सटीक, छोटी, संक्षिप्त और बेहतर परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जाति। इनका कहने का अर्थ है कि जाति एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह से बंद है, मतलब इसमें से कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल सकता। जाति से कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल सकता। वहीं आप दूसरी परिभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो दी गई है श्री कूले महोदय के अनुसार। उनका एक अमेरिकी समाजशास्त्री है दोस्तों, श्री कूले, है ना। तो इन्होंने कहा है कि जब एक वर्ग पूरी तरह से अनुवांशिकता पर आधारित होता है, तब हम उसे जाति कहते हैं। जब कोई एक वर्ग है जो अनुवांशिकता पर, मतलब कहीं ना कहीं उनके पीढ़ियों से कुछ रिलेशन चले आ रहे हैं और एक अनुवांशिकता पर आधारित होते हैं,
तो हम उसे एक उसी वर्ग को जाति कह सकते हैं। तो ये दो परिभाषाएं जो इफेक्टिव भी है, संक्षिप्त भी है और शाब्दिक रूप से आसान भी है। आप आसानी से इन दोनों परिभाषाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जिसमें जाति का अर्थ और जाति की परिभाषा क्लियर की है। अब पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे हम जाति प्रथा की विशेषताएं। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 में जाति प्रथा की विशेषताएं। तो चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को भी जरा क्लियर कर लें। सबसे पहले जरा बात करते हैं जाति प्रथा की विशेषताएं। तो कुछ पॉइंटों में 5-6 पॉइंट लेंगे, मतलब मात्र यहाँ पर एक शॉर्ट रूप में लूंगा मैं। ठीक है, अगर आपने इसको बेहतर तरीके से समझ लिया तो उसको डिटेल तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता क्या है जाति की? विवाह प्रथा। क्या है? विवाह प्रथा। जाति का कोई भी सदस्य हो, जब उसे विवाह करना होता है तो अपनी जाति के अंदर ही करना होता है। क्यों? क्योंकि जाति के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उन सबके लिए एक रूल होता है, जो वो जाति बनाती है, उस रूल के अंदर उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना होता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो एक जाति का सदस्य बाहर की जाति के साथ विवाह नहीं कर सकता। जो नियम उस सदस्य के लिए बना दिए गए हैं समाज के द्वारा, उस सदस्य को उन नियमों का जीवन पर्यंत जो है पालन करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता में हम देख सकते हैं उसके खान पान संबंधी। एक जाति दूसरे जाति के साथ खान पान के संबंध में भी कुछ प्रतिबंध लगा के रखती है। कोई ऊंची जाति कहा जाती है, कोई नीची जाति कहा जाती है, तो कहते हैं कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के यहाँ पर खाना नहीं खा सकते, है ना। तो ऐसे कुछ प्रतिबंध होते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता ही है। तीसरे अक्ष में हम देख सकते हैं व्यवसाय को लेकर के। हालांकि ये चीज अब थोड़ी कम नजर आती है व्यवसाय को लेकर के, लेकिन फिर भी जो जब से जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई है तब से व्यवसाय ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जातियों के वर्ग में। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जातियों में पहले से ही हर व्यक्ति का जो व्यवसाय होता, हर जाति का जो व्यवसाय होता था वो निर्धारित होता है कि कौन क्या व्यवसाय करेगा, वो जन्म से ही निर्धारित होता था, इसलिए कंफ्यूजन ही नहीं होती थी। क्लियर है? चलिए इसके बाद में बात करें ऊंच नीच का संस्करण। तो जातियों में तो ये चला ही आया है, अब को जो है भली बात आप समझते हैं कि जातियों में ऊंच नीच का संस्करण है ना, एक संस्करण होता है जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है ना, वही चारों वर्ग, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्लियर है? तो 4 वो संस्करण होंगे। संस्करण में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था? ब्राह्मणों का। ये जाति की प्राचीन विशेषता है। ये वाली अगर विशेषताओं की बात करें, दोनों विशेषताएं जाति की प्राचीन विशेषता है। ये दोनों ही अब जो है नाम मात्र से नाम रह गया है, अब ये प्रथाओं को फॉलो नहीं किया जाता है। इसके बाद में विशेषता नंबर 5 में अगर देखें तो व्यक्ति की जाति जो है जन्म के आधार पर ही जीवन भर निश्चित होती है। कोई व्यक्ति किस जाति का है, ये किससे आधारित होता है? जन्म से आधारित होता है उसका। आगे चल करके वो अपनी जाति को नहीं बदल सकता, जाति के नियम वो नहीं तोड़ सकता। यदि जाति के नियमों को तोड़ता है तो उसे जाति से निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसे जाति के अंदर रहते हुए उन सभी नियमों का पालन करना होता है जो उस जाति के सदस्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अंतिम रूप से यदि बात करें तो संपूर्ण जाति व्यवस्था जो है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित होती है। ये प्राचीन विशेषता, ये भी इसकी प्राचीन विशेषता है। ठीक है, तो मात्र ये 6 पॉइंट मैं शॉर्ट में देकर जा रहा हूं, की पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, बुलेट पॉइंट छोड़कर जा रहा हूं। जाति प्रथा की सबसे बड़ी विशेषता एक तो विवाह संस्कार, विशेषताओं में लिख सकते हो। इसके अलावा खान पान संबंधी व्यवहार। ठीक है, एक जाति उच्च जाति नीची जाति के यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा है ना छुआछूत जैसा व्यवहार करेंगे। इसके अलावा जो है व्यवसाय भी आप ले सकते हो, पूर्व निर्धारित होता है प्रत्येक जाति का। ऊंच नीच की भावना इनके जाति के अंतर्गत होती है। क्लियर है? और जाति जो है जन्म के आधार पर उसको प्राप्त होती है, आजीवन उन नियमों का पालन करना होता है। और छठा है पॉइंट आपका ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। जी हाँ, ऊंच नीच के अंतर्गत ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, और पूरी जो जाति व्यवस्था का पूरा चक्र है ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता या के ब्राह्मणों को केंद्र मान करके चारों तरफ घूमती है। दैट्स ऑल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। जी हाँ, जाति प्रथा का महत्व जरा समझ लेते हैं। जाति प्रथा का महत्व थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी हम कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। दरअसल
जब भी हम जाति प्रथा को पढ़ते हैं या जब भी हम जाति से संबंधित कोई चर्चा सुनते हैं, कोई वाद विवाद सुनते हैं, या किसी विद्वान के या किसी आस पड़ोस के व्यक्ति के भी विचारों को जब सुनते हैं ना, तो अधिकतम 90% तो हमें यही सुनने को मिलता है कि जाति प्रथा एक जो है दूषित व्यवस्था है, एक दूषित व्यवस्था है ना। कुल मिलाकर के जाति व्यवस्था से कोई भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन रहना सब जाति में ही चाहते हैं, जाति को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहते, लेकिन जो है उसकी आलोचना भी हर व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिल जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि लाखों जाति में लाखों बुराइयां होने के बाद भी जाति व्यवस्था की आज भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है समाज के अंतर्गत। यदि जाति व्यवस्था आज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं होती तो आज कोई भी व्यक्ति जाति व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहता, हर व्यक्ति जाति के दायरे से बाहर निकल चुका होता। चाहे कितने भी दोष भरे पड़े हो भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत जाति व्यवस्था में, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था जो है अपना महत्व बनाए रखे हैं। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान में भी ये अपनी प्रासंगिकता को इसने खोया नहीं है। और ऐसे ही कुछ महत्व पर जो है अब हम बात करने वाले। कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ प्रवृत्ति के होते हैं, अपने स्वार्थ साधने के लिए या अपनी अज्ञानता के कारण जो है सामाजिक व्यवस्था का या जाति व्यवस्था का विरोध कर देते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन वास्तविकता से वो खुद परिचित नहीं है। और क्या वास्तविकता है उसी को हम यहां डिस्कस करने वाले। तो उसको हम डिस्कस करेंगे तीन महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के। तीन महत्वपूर्ण पक्षों में इसको हम डिस्कस करेंगे। तीन महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन सा होगा? एक पक्ष होगा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, जी हाँ, पर हैंड व्यक्तिगत जीवन के संबंध से, है ना। और दूसरा होगा जातीय समुदाय से, और जातीय समुदाय, और तीसरा होगा संपूर्ण समाज या राष्ट्र से संबंध में। ठीक है, तो ये तीन पक्ष होने वाले। तीनों पक्ष को सेपरेटली समझेंगे ना तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जब बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 में जब बात करते हैं, तो इसमें भी कुछ पॉइंटों का उदाहरण हम यहां पर लेंगे ताकि आप लोगों का एक एक नजरिया पूरी तरह से क्लियर हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक स्थिति का निर्धारण। देखिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। ये सब चीजें बहुत बिखरी हुई भीड़ को एक वर्ग में लाकर के इमोशनली भावनाओं के साथ जोड़ने का जो काम करती है ना, वो समाज ही करती है, समाज ही करती है। देखिए, सामाजिक स्थिति का निर्धारण कौन करता है? अरे भाई, समाज में व्यक्ति की स्थिति जो है, व्यक्ति की स्थिति क्या होगी समाज के अंदर, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये जाति ही निर्धारित करेगी ना कि किस जाति का व्यक्ति है। ये जाति के आधार पर ही निश्चित होता है। ये स्थिति तब बनी रहती है जब तक कि भाई जाति के नियमों का पालन करता रहे या जाति के नियमों का उल्लंघन ना करे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति जो है सबसे सर्वोच्च थी। अब ब्राह्मण क्या है भाई? ब्राह्मण एक जाति है, ठीक है ना। तो जाति व्यवस्था या कहें कि जाति के आधार पर ही यह निर्धारित हो पाता था कि व्यक्ति की समाज में स्थिति क्या है, और वो स्थिति उसकी तब तक बनी रह सकती थी जब तक वो समाज के नियमों का पालन करता रहे हो या जाति के नियमों का पालन कर रहा हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी स्थिति को जिंदा रखने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वह जाति व्यवस्था के नियमों का पालन करता रहे। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में मानसिक सुरक्षा। जब व्यक्ति एक समाज में जन्म लेता है तो उसकी स्थिति और उसका कार्य जब जन्म लेता है उसके साथ ही उसका निश्चित हो जाता है। अगर हम जाति व्यवस्था के पहलुओं को पूरी तरह से अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये क्लियर होगा कि व्यक्ति जो जन्म लिया है, जिस कुल में, जिस समुदाय में जन्म, जिस जाति में जन्म लिया है, उस जाति के आधार पर वह आगे चल करके क्या कार्य करेगा, उसकी समाज में क्या स्थिति होगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होता था कि उसे क्या कार्य करना है, और इसीलिए वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहता था, उसकी मानसिक रूप से सुरक्षा बनी रहती थी। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि बड़े होने के बाद क्या करना है। जैसे आप अभी लोग कंफ्यूज हो, आईएएस की बीए कंप्लीट होने के बाद आईएएस की तैयारी करें या कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए फॉर्म भरना चालू कर दें या फिर फैमिली बिजनेस संभाल ले, ये सारी कंफ्यूजन पहले नहीं हुआ करती थी। पहले एकदम क्लियर था यही कार्य करना है, तो मानसिक सुरक्षा हर व्यक्ति के पास में हुआ करती थी। इसके अलावा व्यवसाय का निर्धारण, तो व्यवसाय का निर्धारण क्या था?
परंपरागत व्यवसाय ही करना है, जो बाप दादा करते आ रहे थे वही व्यवसाय आगे चल के करना है। ये जन्म से आधारित था ना। प्रत्येक जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय होता था और बचपन से ही व्यक्ति को क्या होता था, उस परंपरागत व्यवसाय का बहुत अच्छा नॉलेज होता था। बच्चा उसी जो खेलते कूदते जब बड़ा होता है तो शुरू से वो उस व्यवसाय को देखता आया, उस व्यवसाय में वो दक्ष हो चुका था। तो अब आज जब बड़ा होगा, जब उस व्यवसाय को, उस कार्य को अपने हाथ में लेगा तो बड़ी दक्षता के साथ उस कार्य को करेगा। ठीक है, तो व्यवसाय का निर्धारण भी कौन करता, जाति करती थी, जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ही बेहतर होता था। इसके बाद में वैवाहिक समूह का निर्धारण, वैवाहिक समूह का निर्धारण ये भी तो जाति बताती ना कि आपको विवाह कहां करना कहां नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, तो ये 4 पॉइंट मैंने दिए आपको व्यक्तिगत जीवन के से संबंधित या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं में जाति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 2 में जरा देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे जातीय समुदाय। अभी व्यक्तिगत जीवन की बोली से बात की हमने, अब जातीय समुदाय से संबंधित बात करते हैं। जातीय समुदाय की, जातीय समुदाय में किस प्रकार से जाति व्यवस्था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। धार्मिक भावना की रक्षा, प्रत्येक जाति के धार्मिक जो है विविध विधि विधान होते हैं, है ना। प्रत्येक जाति के अपने धार्मिक विधि विधान होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जाति ही जनता की धार्मिक स्थिति को सुनिश्चित करती है। ठीक है, कहने का अर्थ समझिए ना कि जाति वर्ग के अंदर जितने भी समुदाय होते हैं उन सभी के अलग अलग विधि विधान होते हैं, धार्मिक विधि विधान। और ये धार्मिक विधि विधान भी निश्चित कौन करता है, तो जाति ही तो करती है। जब कोई एक धार्मिक प्रोग्राम हो रहा हो तो दूसरी जाति के लोग वहां पर सामने खड़े हो और देख रहे हो कि कोई प्रोग्राम चल रहा है तो फट से बोल देंगे कि फलाने जाति का प्रोग्राम चल रहा है ये ना। जाति के आधार पर ये निर्धारित होता था। इसके अलावा रक्त की शुद्धता बनाए रखना, ये पूरी जाति को लेकर हम बात कर रहे हैं, पूरे समुदाय को लेकर बात कर रहे हैं। रक्त की शुद्धता बनाए रखना, तो एक जाति जो है ना, जाति अपने सदस्य को उतनी ही परमिशन देती है कि वह जो है उसी जाति के अंदर ही विवाह करे। और जब कोई एक जाति का व्यक्ति उसी जाति के अंतर्गत विवाह करता है तो उससे क्या होता है, रक्त की शुद्धता बनी रहती है। अन्य जातियों के जो रक्त दोष होते हैं वो नहीं आ पाते। तो एक जाति में विवाह करने का ये बेनिफिट होता है। चलिए, इसके अलावा संस्कृति की रक्षा, प्रत्येक जाति की अपनी एक संस्कृति होती है, उससे उस जाति विशेष, उस संस्कृति से क्या होगा, उस जाति का ज्ञान होगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, व्यवहार में निखार आएगा, है ना। ये सब जाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ये हस्तांतरित होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति की स्थिरता को बनाए रखती है। ठीक है, तो संस्कृति की रक्षा करने का काम भी कौन करती है, जाति व्यवस्था ही करती है, जाति प्रथा ही करती है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करें, इसके थर्ड पॉइंट पर, संपूर्ण समाज या राष्ट्र से संबंधित कार्य में जाति क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें भी 3 पॉइंट लीजिए फटाफट। समाज के विकास और रक्षा में सहायक, कैसे, जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज की बड़ी रक्षा की है और सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी किया है। जाति जब होती है तो लोग एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। श्रम विभाजन की बात कर लें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच कार्य का विभाजन किया गया है, इससे उनमें दक्षता और विशेषीकरण पनपा है ना। श्रम विभाजन, अरे भाई कौन सी जाति का व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इससे श्रम विभाजन हो गया। पहले से निर्धारित हो चुका था कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, तो अब वह व्यक्ति उसी व्यवसाय में अपनी दक्षता हासिल करेगा, पूरा फोकस उसी कार्य में लगा देगा। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता, तो भारत में अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं लेकिन उनमें परस्पर धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता देखने को मिलती है। ये सब है जाति व्यवस्था के कारण। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं अब तक क्लियर, 4 पॉइंट हमारे पूरी तरह क्लियर हो चुके हैं। अब बचा है लास्ट वाला पॉइंट जिसमें हमें बात करना है जाति प्रथा से हानियों की। जी हाँ, लास्ट पॉइंट है आपका जाति प्रथा से हानि। क्या हानि होती है या फिर क्या आलोचनाएं की जा सकती है। देखिए, चाहे हम कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, सुनिएगा ध्यान से। एज ए स्टूडेंट हमें हर पक्ष की विशेषताएं जब पता होती है तो हमें उसकी आलोचना करने के तथ्य भी हमें पता होना चाहिए, जरूरी है। सिक्के के दोनों पहलुओं का ज्ञान होना ही
सत्य ज्ञान कहला सकता है। और जब तक आपको सिक्के के दोनों पहलुओं का ज्ञान नहीं है, एक पहलू में ही उलझे पड़े हो, तो किसी भी रूप में आपके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं हर बार हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो आपको जब आपको लगने लगे कि यार ये तो बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा विषय है, तो उस अच्छाई के पीछे कुछ बुराई भी छिपी होती है जिसे आपको तलाशने की आवश्यकता है। तो जैसे हमने अभी तक जाति प्रथा को समझा है, जाति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व को देखा है, अब हमें कुछ इसकी हानियों पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे आलोचनात्मक कथन भी पूछा जा सकता है। जाति व्यवस्था को लेकर आलोचनात्मक कथन भी पूछा सकता है। इसलिए बढ़ रहे हैं आगे स्लाइड में और लेंगे जाति प्रथा की हानि, जाति प्रथा से हानियां, क्या क्या समाज को हानि हो सकती है। तो प्रथम पॉइंट में लेते हैं। प्रथम पॉइंट में कहा गया है कि श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। क्या है? श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, ये आप समझ चुके हैं। हर जाति का अपना अपना व्यवसाय होता है। व्यक्ति अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़कर के व्यवसाय करना पसंद नहीं करता। कोई व्यक्ति एक जाति में जन्म लेता है, उसे बचपन से पता है कि उसको यही कार्य है, तो वो वही कार्य करेगा, दूसरा काम करेगा ही नहीं। अब चाहे वो उस कार्य में दक्ष हो या ना हो, इससे क्या होगा कि राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी, क्योंकि योग्य व्यक्ति से वह कार्य दूर रह जाएगा। परंपरागत कार्य को ही व्यक्ति करेगा, चाहे इच्छा से करे या अनिच्छा से करे, करना उसे वही परंपरागत व्यवसाय है। चाहे वो उसके पसंद करे या ना करे, करना ही पड़ेगा। तो जब करना ही पड़ेगा शब्द आएगा, तो वह व्यवसाय जो है अपनी पूर्ण दक्षता, पूर्ण क्षमता के साथ नहीं करेगा, जिससे वह अपना पूर्ण विकास करने में सफल कभी नहीं हो पाएगा। यह सबसे बड़ी हानि है जाति व्यवस्था की। इसके अलावा आर्थिक विकास में बाधक। जी हां, आर्थिक विकास में किस प्रकार से जाति व्यवस्था बाधक हो सकती है, सुनिए। उच्च जातियों के लोग कारखानों में छोटे छोटे काम करना पसंद नहीं करते। जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो कारखानों में छोटे कार्य करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। मान ले कोई व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति है जिसका जन्म नीची जाति में हो गया, तो वो बड़े कार्य नहीं कर पाएगा, मजबूरी है उसकी, कर नहीं पाएगा। भले वो योग्य हो, तो जब योग्य व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा तो कौन करेगा? अयोग्य व्यक्ति करेगा, और वह अयोग्य व्यक्ति जिसे समाज ने लाकर उस कार्य पर लाद दिया है। तो इस तरह से क्या होगा? देश के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा आएगी। पॉइंट नंबर 3 को देखिए, राष्ट्रीय एकता में बाधक भी होती है जाति व्यवस्था। कैसे सिद्ध करोगे? सिद्ध ऐसे करना है आपको कि जाति व्यवस्था जो है ना, जाति व्यवस्था छोटी छोटी जातियों में बटी होती है, और जाति के लोग देश की अपेक्षा अपनी जाति के हितों को पहले सर्वोपरि मानते हैं, पहले प्राथमिकता देते हैं। और जब व्यक्ति अपनी देश को छोड़ करके जाति के हितों को प्राथमिकता देगा, तो बताइए राष्ट्रीय भावना कहां से आएगी, राष्ट्रीय एकता कहां से आएगी? संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में भी बाधक है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र विरोधी कैसे है भाई प्रजातंत्र विरोधी? अरे प्रजातंत्र समानता की भावना पर आधारित है, जबकि जाति असमानता पर आधारित है ना। जाति में कैटेगरी अलग अलग जातियों की, ऊंची जाति, नीची जाति वगैरह वगैरह, क्योंकि प्रजातंत्र तो एक समान बात करता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। क्लियर? चलिए, इसी के साथ में आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। 5 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 24 में वर्ग एवं शक्ति की। तो दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ उठाकर लाएंगे, ठीक है ना। वर्ग और शक्ति दोनों को एक साथ बात करेंगे। पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण लेक्चरों की लिंक एक साथ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।